हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस पेडागॉजी का ये तीसरा क्लास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस पेडागॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तथा इसके साथ ही कुछ कीवर्ड्स को भी समझेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे पेडागॉजी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। देखिए, सुषमा एक टीचर है, वो चाहती है कि उसके बच्चों में पेड़ों के लिए जो संरक्षण की जो भावना है उसके लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है कक्षा में बहस आयोजन करवाना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनवाना, चौथा है बच्चों को एक पौधे अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो देखिए, ईवीएस जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट से जुड़ सकें। उसके लिए अगर बच्चों को एक पौधा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका आप पालन पोषण करो, इसको आप पानी दो, इसको खाद दो, इसकी देखभाल करो, तो क्या होगा, वो पर्यावरण संरक्षण से काफ़ी संवेदनशील हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कक्षा में बहस आयोजन करवाने से, पोस्टर बनवाने से, समूह चर्चा से उतना बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो एक समय बाद भूल भी जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विषय प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा विषय प्रासंगिक नहीं है। देखिए, अभय एक टीचर है, वो अपने बच्चों से कह रहा है कि आपके जो पड़ोसी के लोग हैं उनको कौन सी बीमारी है, आप इसका सर्वेक्षण करिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, इससे बच्चों ने डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाया, इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सर्वेक्षण की बात कर रहा है, यहाँ कोई लेखा जोखा निकालने की नहीं बात कर रहा है। इसलिए जो डाटा हैंडलिंग है उसकी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा प्रासंगिक नहीं है। तो डाटा हैंडलिंग नहीं करने में मदद मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। मतलब एक टीचर है जिसका नाम है प्रिया, वो बच्चों से पूछ रही है कि जब कभी भी आप ऐसी स्थिति में पड़े हो तो आपने क्या किया है। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश दिए। चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो उनका यह करने का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मतलब बच्चों को आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अखबार की कटिंग भी दिखाई है, बिजली के बिल भी दिखाए हैं और उन्हें एलपीजी यूज करने के लिए भी बोल रही है। तो इससे वो क्या कर रही है, बच्चों के किस चीज़ का आकलन करना चाहती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण, चौथा है मानववाद दृष्टिकोण। तो देखिए, जो टीचर है वो बच्चों के अनुभवात्मक दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहती है कि बच्चों ने क्या अनुभव किया है। वो बच्चे अपने अनुभव के आधार पे ही सुनाते हैं कि उन्हें बिजली के झटके जब लगे थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था, या फिर जब वो सड़क दुर्घटना से ग्रसित हो गया था तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। तो ये क्या है, एक अनुभव आधारित दृष्टिकोण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो हम सभी जानते हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। जो एनसीएफ 2005 है वो क्या करता है, जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दिसंबर 2018 में ये पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, मतलब बच्चों को भरपूर शिक्षा दे सकता है जब वो एकीकृत हो। एकीकृत का मतलब होता है कि उसे किसी चीज़ से जोड़ के बताया जाए। दूसरा है समावेशी हो। समावेशी मतलब मंदबुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी हो, सामान्य बुद्धि के लिए और तीव्र बुद्धि के लिए भी उपयोगी हो। तीसरा है विषयगत, मतलब हमारे विषय से रिलेटेड हो, हमारे इन्वायरमेंट के विषय से रिलेटेड हो। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तीसरा है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चौथा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो देखिए जो मिड डे मील की जो प्रोसेस है, जो मध्याह्न भोजन, जो दोपहर में भोजन बच्चों को मिलता है, उसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाए स्कूल में, इसीलिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। तो कह रहा है इसका अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब भी मिड डे मील का जो समय होता है उसमें क्या होता है, ईवीएस जो शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है। बच्चे क्या करते हैं उस समय सीखते हैं, ईवीएस की चीज़ों को सीखते हैं, खाना कैसा है, खाना में क्या क्या डाला गया है, कैसे पक रहा है। तो ये क्या है, ईवीएस डायरेक्ट रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है मूल्यवान समय को बर्बाद कर रहा है। देखिए अगर मूल्यवान समय को बर्बाद करता तो सरकार इसकी सिफारिश ही नहीं करता। मिड डे मील जब स्कूल में चलाया ही नहीं जाता अगर वो समय को बर्बाद करने का वो तरीका होता तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो देखिए यशपाल समिति 1992 में उसकी सिफारिश की गई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कही गई थी, इसका मतलब शिक्षा बिना बोझ के। लेकिन बताया गया था जो बोझ की जो बात की गई है वो बच्चे के जो बैग का बोझ है या फिर कॉपी किताब का जो बोझ है उससे बिल्कुल इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है कि जो छोटा बच्चा है उसको कम भार दिया जाए। जैसे हम क्या करते हैं कि स्कूल में दे देते हैं कि 1 से लेके 100 तक की गिनती याद कर लो, 20 तक पहाड़ा याद कर लो, तो ये क्या है, एक तरह से उनके ऊपर बोझ है, तो उसको ना डाला जाए। तो देख लेते हैं ऑप्शन, स्कूल के वजन का कम करना। देखिए इसका संबंध बिल्कुल नहीं है। दूसरा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यापकों की संख्या कम करना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो 1 से लेकर जो 5 तक का बच्चा होता है उसका भार कम किया जाए। कौन सा भार? उसके मानसिक रूप से जो भार उसके ऊपर जो पड़ रहा है उसको कम किया जाए। चौथा ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, ये भी नहीं है। कम क्यों करेंगे पाठ्यक्रम को, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए जो ईवीएस की कक्षा होती है उसमें क्या होता है कि बच्चों को समूह में सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, यहाँ लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाने की बात नहीं कही गई है। दूसरा है उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उच्च उपचारात्मक शिक्षण देना। देखिए जो छात्रों को तो कभी अलग करना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो कक्षा होनी चाहिए वो समावेशी कक्षा होनी चाहिए। समावेशी का मतलब यही होता है कि उसमें तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और सामान्य बुद्धि को साथ में करके पढ़ाया जाए। और अगर आप उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग कर देंगे तो उपचारात्मक शिक्षण उसको क्यों देंगे? क्योंकि उच्च जो प्रदर्शन कर रहा है उसको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेमेडियल टीचर की जरूरत, टीचिंग की जरूरत तो उसे पड़ती है जो कि मंद बुद्धि या फिर सामान्य बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। सी है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो समूह में सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे भाग लें और सीखें, सामूहिक रूप से सीखें, उनमें सामाजिकता का विकास हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप
आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? सीटेट सितंबर 2016 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बच्चों को ऐसा चीज़ पढ़ाया जाए जो कि उनकी रुचि को बढ़ाए। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसा चीज़ पढ़ाना है जो कि सिर्फ लड़कों पे आधारित नहीं हो। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो अधिकतर लड़के उसको ध्यान से सुनते हैं, लड़कियों का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है। तो ऐसा हमें पाठ्यक्रम पढ़ाना है कि लड़के और लड़कियों को सामान्य रूप से रुचिकर लगे। तीसरा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। देखिए, जब भी ईवीएस पेडागोजी में मूल्यवान सामग्री की बात करता है तो वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हमारा जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो जरूरी नहीं है कि वो मूल्यवान ही हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको स्पेशली किसी एक धर्म को लेकर नहीं पढ़ाना है, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देख कर नहीं पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ए, बी और डी सही है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में ए, बी, डी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वो कौन सा है? मतलब एक कथन को छोड़ देना है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करके अधिक सीखते हैं। इसको भी चलिए देख लेते हैं। तीसरा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो हम लोग को अंक उपलब्धि पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान में सहायता मिलती है। देखिए, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो हमारी जो क्षमता है, जिसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो जिसकी जितनी क्षमता है वह उतना ही सीख सकता है, क्षमता से अधिक नहीं सीख सकता। जैसे अगर कोई बायोलॉजी का छात्र है, उसको अगर मैथ पढ़ाया जाए तो वो सीखेगा, लेकिन उतना नहीं सीखेगा, क्षमता से अपने अधिक नहीं सीखेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको छोड़ के बाकी कथन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक और शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यहाँ वर्ड है नहीं है। शिक्षक क्या कह रहा है कि बच्चों के जो घर में जो रद्दी सामान है उससे कुछ उपयोगी चीज़ बनाने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। दूसरा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तीसरा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। चौथा है बच्चों को पुनः चक्रण और रूपांतरण को समझने देना। तो देखिए, जो कक्षा में जो श्रेष्ठ विद्यार्थी की बात है उसको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे सभी बराबर होते हैं। उसमें हम लोग श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में अगर निर्णय करते हैं तो कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसका शैक्षिक जो अभिप्राय है वो विद्यार्थी को श्रेष्ठ बताना नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, भाषा कैसी है? ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। दूसरा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तीसरा है बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चौथा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो देखिए, हम कभी भी परिभाषाओं पे बल नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि तकनीकी वर्ड जहाँ आ जाए और औपचारिक वर्ड जहाँ आ जाए वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि बच्चों को उतनी औपचारिकता नहीं निभानी होती है और तकनीकी वर्ड का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। बच्चे के दिन प्रतिदिन के भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको बच्चे समझ सकें। चौथा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। अगर बच्चों को समझने में कठिन होगी तो वो सीखेंगे कैसे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक है, वो पशु का चित्र दे रहा है और कह रहा है रंग भरिए इसमें, तो उसका ये करवाने का मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं,
सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, चौथा है डेटा संग्रह का विकास करना। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि कभी भी हम लोग डेटा संग्रह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ रंग भर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है, मतलब डी जो है वो गलत है, ये ABC है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए भी सही है। सृजनात्मकता का भी विकास हो रहा है, अवलोकन का भी विकास हो रहा है, वर्गीकरण का भी विकास हो रहा है, इसलिए A, B और C आपका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही ABC दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे आप 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधा और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़ के सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? एक कारण को छोड़कर, जिस कारण को छोड़ा हुआ है उसे ही हमें पहचानना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पशु, पौधे और पशु हैं उनको परिवार और मित्र विषय के उपविषय के अंतर्गत रखा गया है, इसका ये करने का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने के लिए सक्षम बनाना, इसका उद्देश्य तो कभी नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने और विद्यार्थियों को सहायता करना, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार के समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही रहता है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और ऑप्शन नंबर ए को सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन है समाज के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये ठीक है। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, ये भी ठीक है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, ये भी ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो हम देख रहे हैं कि इसका चारों ही ऑप्शन सही है। ABCD चारों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी पे सही करेंगे। A और B, C और D सभी सही हैं। इससे क्या होगा? सर्वेक्षण करने से उन्हें क्रिया करने का अवसर मिलेगा, वे लोगों के प्रति संवेदनशील बनेंगे, उन्हें अवसर प्रदान किया गया है और उसमें आकलन का एक अवसर मिलेगा। तो इसका मतलब चारों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? देखिए, जब भी हम लोग थीम की बात करते हैं तो NCF ने 6 थीमों को अपनाया है। वो 6 थीम कौन कौन से हैं? देखिए, उसमें एक तो थीम आपका भोजन है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, भोजन। देखिए, परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, यह एक थीम आपका है। और दूसरा थीम कौन सा है? भोजन तो आपका हो ही गया है। तीसरा थीम है जल, चौथा है आवास, जल आवास हो गया। पांचवा है यात्रा, छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये आपका 6 थीम हो गया। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है इससे, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन के थ्रू समझाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे सशक्त है? सबसे सही कौन सा है? क्योंकि यहाँ सशक्त वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन तो सभी सही रहेंगे, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह विशेष सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता के ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने को मदद करता है। धारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है।
देखिए, जो शिक्षण अधिगम होता है ईवीएस में, उसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि वह मुद्दों के ऊपर बात करे, कौशलों को निखारे, इनका विस्तार करे। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ यही होता है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन तो सभी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है, इसलिए हम लोग इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है? मतलब कारण तो सभी उपयुक्त हैं, लेकिन उसमें सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी सुनाना एक शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है, तो उसमें सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है? देख लेते हैं ऑप्शन। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। कहानियाँ अनेक विषय को छूती हैं, ये भी ठीक लग रहा है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या होता है, कुछ हद तक कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, लेकिन इसको टोटली मान लेना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कक्षा प्रबंधन की बात अगर करें तो इसका मतलब है कि हमारा विद्यार्थी कक्षा प्रबंधन को भंग कर रहा है, लेकिन हमें कभी भी विद्यार्थी का दोष नहीं देना है, इसलिए कहानियाँ जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता नहीं करती हैं। बाकी वो तीनों के लिए सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। सबसे कम उपयुक्त है कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या है? परिभाषा और व्याख्या को दूर रखाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी भी हमें परिभाषा को लर्न नहीं कराना है। दूसरा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, उत्साहित का विलोम जो होता है उसको कहते हैं हतोत्साहित, तो रटकर सीखने के लिए हम लोग को हमेशा मना करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवीएस पाठ्यक्रम में बच्चों को खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है बच्चों को केवल लिखित जानकारी देना चाहिए। तो देखिए, जो केवल वर्ड है वो अपने आप में ही निगेटिव है, तो बच्चों को केवल लिखित जानकारी नहीं देना है हमें। तो जहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो बिल्कुल गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ए बी सी वाला आपका सही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो देखिए, जो सोशल स्टडी है या फिर हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट स्टडी, जिसको हम लोग पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, उसके अंतर्गत विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और पर्यावरण शिक्षा भी आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग याद करेंगे, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है 2 क्वेश्चन लेकर के, कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसके अंदर विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरण शिक्षा भी होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूछ चुका है क्वेश्चन, फरवरी 2016 में पूछ चुका है और ये आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 21। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो देखिए, 2 शिक्षक हैं, अपने अपने क्लास में सवाल दे रहे हैं। एक ने कहा कि पेड़ों के 5 लाभ लिख लीजिए और दूसरे ने कहा कि क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ही ना हो। तो ये कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ को निश्चित कर देते हैं कि 5 के बारे में लिखना है, 6 के बारे में लिखना है, तो वो क्या होता है, अभिसारी होता है, मतलब केंद्रित हो जाता है। 5 को ही केंद्र मानकर हमें उत्तर देना है, तो ये क्या हो गया, अभिसारी। और हमें जो अभिसारी होते हैं वो बद्ध अंत वाले होते हैं, इनका अंत एक ही है, मतलब मिला जुला के हम एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो जो अभिसारी होगा वो तो बद्ध अंत में होगा। तो इसका मतलब जो पहला पेड़ों के 5 लाभ लिखिए वो तो अभिसारी हो गया। दूसरा बात करते हैं, क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो। ये देखिए अपसारी टाइप का क्वेश्चन है, कि मतलब इसमें केंद्र से बाहर की ओर बच्चा सोच रहा है। बच्चा सोच सकता है कि अगर पेड़ नहीं होगा तो बाढ़ आएगी। दूसरा सोच सकता है कि अगर पेड़ नहीं होगा तो
सूखा पड़ जाएगा। तीसरा कहेगा कि अगर पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चौथा कहेगा कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो ये क्या होता है, प्रसार हो रहा है हमारे थिंकिंग का। तो ये मुक्त अंत वाला है, मतलब ये मुक्त रूप से आप सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो सकता है, इसलिए यह अपसारी है। तो मुक्त अंत वाला। तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्या है, अभिसारी है, बद्ध अंत वाला। तो पहला बद्ध अंत वाला अपसारी है। देखिए अपसारी नहीं है, अभिसारी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है पहला बद्ध अंत वाला अभिसारी। बद्ध अंत वाला हमेशा अभिसारी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देख लेते हैं और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी। देखिए जहाँ भी मुक्त अंत वाला रहेगा वो हमेशा अपसारी रहेगा। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि याद कैसे करेंगे। तो किसी एक को याद कर लीजिए। जैसे हम लोग अपसारी को याद किए हुए थे। अप मतलब होता है ऊपर, ऊपर जो एरो होता है, जैसे इसमें है ऊपर के लिए एरो है, तो ये अपसारी है। और अपसारी हमेशा बेस्ट होता है बच्चों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय है। यहाँ एक ऑप्शन भरा जाएगा, उसके सिवाय बाकी सभी ठीक हैं। तो देख लेते हैं पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तीसरा है बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। चौथा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो देखिए जो हमारा ईवीएस होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि उसमें अवलोकन पे ध्यान देंगे, पाठ्य पुस्तक पे ध्यान नहीं देंगे कि हमारे किताब में क्या लिखा हुआ है। हमारे किताब की चीज़ों को हम लोग बाहर की स्थिति से जोड़कर बताते हैं बच्चों को। इसलिए इस ऑप्शन के सिवाय बाकी सभी ठीक है। इसलिए यहाँ पूछा है के सिवाय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। महेश क्या है, एक शिक्षक है। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त गतिविधि पूछा हुआ है इसमें। तो बाकी ऑप्शन भी ठीक रहेंगे, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को उसमें से निकालना है। तो देख लेते हैं समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना, ये भी ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, ये भी ठीक है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, ये भी ठीक है। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। तो देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाना है पर्यावरण के लिए, तो उनको एक पौधा दे दें और कहें कि आप इसका पालन पोषण करो। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो पर्यावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा और उसके प्रति संवेदनशील बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों के सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह उनके लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है। तो देखिए जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जब बच्चे जो समूह में सीखना पसंद करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा है सामाजिक अधिगम को बेहतर बना रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा है सृजनात्मक क्षमता की जो है उसको विकास कर रहा है, और ये भी आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। चौथा कह रहा है यह कक्षा अनुशासन को बढ़ावा देता है। अनुशासन पे हमें कभी बात ही नहीं करनी है। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमें, क्योंकि इसका तीनों ऑप्शन ही सही है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। बच्चों के जो मन में होता है वो हमेशा अवधारणा बनी होती है कि यह सजीव है या निर्जीव है, जल चक्र कैसे चल रहा है, पौधों के बारे में। तो ऑप्शन देख लेते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। तीसरा है शिक्षक। चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। देखिए इन चारों से ही बच्चों में सजीव, निर्जीव, जल चक्र और पौधे के बारे में अवधारणा बनती है, क्योंकि परिवार और समुदाय भी इसमें मदद करता है, पाठ्य पुस्तकें भी मदद करती हैं इसमें, शिक्षक भी मदद करता है और कहानियाँ और कविताएं भी मदद करती है। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन ही आपका सही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 26 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। देखिए, बच्चे कम गलतियां करें ये कोई बात नहीं होती है। बच्चे हैं तो वो गलतियां करेंगे, और पर्यावरण अध्ययन में ऐसी कुछ भी बात नहीं कही गई है बच्चों की गलतियों के बारे में। तो यहाँ कहा समर्थन नहीं करती है, तो बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती है कि बच्चे कम गलतियाँ करें। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। ये जो पौधा अंतर्वस्तु है उसका चयन किया, उसे सिखाने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। वो क्या क्रियाकलाप करवा रही है? समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वानस्पतिक संग्रहालय बनाना। ये बच्चों से वो एक्टिविटी करवा रही है। उसके बाद क्या कह रहा है? इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? यहाँ है नहीं देना चाहिए। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। देखिए, याद करने पे तो हमें कभी जोर नहीं देना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है। क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है, क्योंकि ये गलत है। बाकी सब सही है। बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार होना ठीक है, बच्चे निरंतर गतिविधि में लगे रहें ये भी ठीक है, बच्चे की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग हो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यहाँ समुदाय के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो जैसा कि हमें पता है कि बच्चों को क्या करना है कि हमेशा वास्तविक स्थिति में देना है अवसर उनको सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सस्ता संसाधन की बात नहीं करता है ईवीएस, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या होगी? ध्यान रखिए कि आप नवनियुक्त हैं, आपको बच्चों के बारे में भी नहीं पता है। ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करना। दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अनुसार नोट्स तैयार करना। तीसरा है विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल वितरण तैयार करना। चौथा है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो देखिए, जब हम शिक्षार्थी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग उसका क्या करेंगे? पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करेंगे कि बच्चा कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, या फिर उसको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका एक मेन चीज़ हो जाएगा। आपकी प्राथमिकता यही होगी कि पहले हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार किया जाए, उसकी प्रोफाइल तैयार किया जाए, उसके बेसिस पे ही आप हर बच्चों को टीचिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का संबद्ध चित्रण कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, ये भी ठीक है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, इसको देख लेते हैं। चौथा है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य का बोध पोषण करती है। तो देखिए, जैसा हम जानते हैं कि प्रभावशाली तरीके से व्याख्या नहीं करना है। कभी जब व्याख्या करना आए, रटना आए, तो वो हमेशा निगेटिव होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी कहानियाँ बच्चों के समृद्ध परिवेश का चित्रण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वो अधिगम के लिए संदर्भित परिवेश प्रदान करती है, ये भी सही है। वो सृजनात्मकता और सौंदर्य का पोषण करती है, ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी ऑप्शन आपका तीनों ऑप्शन सही है। तो ये तो था आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।